उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए आज ये नेक्स्ट आईएएस का मैं टेस्ट लेके जो आया हूँ और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। नेक्स्ट आईएएस एकदम बहुत अच्छा टेस्ट है और इसका सेक्शनल टेस्ट है आज पॉलिटी का। ठीक है, अभी 3 दिन हम ये सेक्शनल लेके आएंगे, उसके बाद में फिर फुल लेंथ कर देंगे और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसको आप लोग करिए, देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। देखो, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये नेक्स्ट आईएएस वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने अपने टेस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो देखिए, प्रस्तावना जो है ये बहुत ही मोस्ट है। आप लोगों को ये पूरी याद होनी चाहिए, कब कब इसमें संशोधन हुए, इसके मूल शब्द क्या थे और इसमें क्या क्या बदलाव होते रहे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह संविधान का हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल गलत है, यह संविधान का हिस्सा है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, ये वाला सही हो गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बंधुत्व शब्द इसमें शामिल किया गया, बिल्कुल नहीं। बंधुत्व जो शब्द है ये मूल प्रस्तावना में था। ठीक है, ये मूल प्रस्तावना में था। अच्छा, अब 42वें में जोड़ा क्या क्या गया था? 42वां जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? तो एक तो था समाजवादी, बहुत बार पूछा जाता है। एक था धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी कह देते हैं, और एक था अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए क्या है कि यह विचार की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में रखा था, जो उसमें यह कहा गया था कि संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, 1973 में एक वाद आता है केशवानंद भारती, जिसमें अभी तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बैठी थी, 13 जज थे इसमें। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये आता है 1973 में, और तो इसमें जो बेरूबारी मामले में कहा गया था उसे खारिज कर दिया गया, और यहाँ पे क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 वाला ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित हैं? देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है कि ये पहली बात तो डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी यानी कि निर्देशक तत्वों में आता है, और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो शक्ति का पृथक्करण हो रहा है यहाँ पे। न्यायपालिका अपना काम जो करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, तो ये वाला बिल्कुल सही है। आर्टिकल 122 ये क्या है कि अदालतों को संसदीय कार्रवाई की वैधता की जांच करने से रोकता है। आर्टिकल 122 क्या करता है कि जो अदालत हैं, वो जो न्यायालय है, वो संसद में जो कार्रवाई हो रही है उसकी जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यायपालिका और विधानमंडल के बीच में क्या हुआ, हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी दोनों अपने अपने काम करेंगी, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, आर्टिकल 361 में क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपालों के जो कुछ जो अधिकार हैं, आपराधिक कार्रवाई, ठीक है, तो ये अपने जो है अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने अधिकारों का पालन करते हैं। ठीक है, पालन कर जो के लिए जो अदालतों के प्रति जवाबदेह होने के संवैधानिक प्रतिरक्षा को भी प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब कार्यपालिका के शीर्ष जो पदाधिकारियों को न्यायिक अतिक्रमण से बचाता है। अगर ठीक से कहो तो जो कार्यपालिका के शीर्ष जो अधिकारी हैं उनको जो है क्या है, न्यायिक मतलब जो न्याय के क्षेत्र में हस्तक्षेप होने से बचाता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। लेकिन 324 है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे चुनाव आयोग की बात की गई है। तो चुनाव आयोग जो है ये शक्ति पृथक्करण की तो बात नहीं करता है, ये बस क्या है, ये चुनाव में निष्पक्षता जो सुनिश्चित करने पे ज़्यादा बल देता है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ये शक्ति पृथक्करण नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अगर हम इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये भी आ जाएगा जो, परंतु यहाँ पे सीधे सीधे यही 3 जो आर्टिकल हैं ये सीधे सीधे शक्ति पृथक्करण से जुड़े हुए हैं, इसलिए 1, 2, 3 हमारा आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, अनुच्छेद 110 में ये क्या है, धन विधेयक का प्रावधान होता है। धन विधेयक विशेष रूप से कराधान, निधियों के विनियोग और सार्वजनिक उधार जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं। यह कानून की एक जो अनूठी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो वित्तीय मामलों में लोकसभा को प्रधानता प्रदान करती है। तो क्या है, वित्तीय जो वहाँ पे होते हैं मामला, उसमें एकाधिकार किसको होता है, तो लोकसभा को होता है, और लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह प्रमाणित करने का एक विशेष अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक के रूप
में है या उसके योग्य है या नहीं। कभी कभी कोई विधेयक पास करने के लिए जब बहुमत में सरकारें होती हैं तो धन विधेयक की प्रकृति का ना होते हुए भी लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक की प्रकृति में ला सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, राज्यसभा में ज़्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये बिल्कुल अंतिम निर्णय होता है। और 110 में क्या है, धन विधेयक की बात की गई है। अगर 117 की देखें तो यहाँ पर वित्त विधेयक की बात होती है 117 में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जानने योग्य है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव तो दे सकती है, ठीक है, लेकिन इसकी भूमिका क्या है, ये सीमित है। संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, लेकिन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, या कर सकता जो भी कहो राज्यसभा को, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा उसे 14 दिन के भीतर क्या करना है, भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस करना होगा। ठीक, अब जो इसके बाद लोकसभा पे होता है वो सुझावों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, जो भी उसका मन है वो कर सकती है। राज्यसभा में इसकी शक्ति क्या सीमित है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये वाला भी सही है। आगे देखते हैं, धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब इस पर विचार कीजिए। संविधान में साफ साफ लिखा है कि 110 सब क्लॉज 1 में कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में क्या हो, प्रेषित किया जा सकता है। यानी कि धन विधेयक को किसी भी सदन में की बात यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ क्या लोकसभा में। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसमें एक और ख़ास बात जोड़ लो कि यह राष्ट्रपति के जो है पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, पहले से सिफारिश में हो चुकी होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित आदर्शों को उनके क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, व्यवस्थित करिए भाई। पढ़िए, स्थिति और अवसर की समानता, समाजवादी विचार, अभियुक्त विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए यहाँ पे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों को प्रस्तावना अक्षरशः नहीं याद है वो याद कर लें, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन के रूप में जो अपनाई गई थी, और ये 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू करता है। अच्छा, अब देखिए साफ साफ क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी, तो देखिए पहले समाजवादी आ गया, संप्रभु तो कहीं है नहीं, यानी कि 1 नंबर पे तो ये आ जाएगा समाजवादी, ध्यान रखना, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और न्यायिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और न्यायिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो यानी कि 2 नंबर पे कौन आएगा, ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना तथा की स्वतंत्रता। ठीक है, उपासना, स्थिति और अवसर की समानता, तो यानी कि हम ये 2, 3 और स्थिति वाला ये क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर पे, ये तो 4 पे है, ये तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 2, 3, 1, 4 ये वाला हो गया। अब इसको प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले समाजवादी विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, जो आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है, स्थिति और अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहाँ पे ये भी पूछता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, कितने प्रकार के अवसर हैं, है ना, तो ये चीज़ें अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम अगर हर चीज़ डिटेल से बताएंगे, वैसे भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के संविधान में उल्लिखित है। अच्छा, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, लोक लेखा समिति, तो कौन सी है। देखिए कह रहा है कि कौन सी समिति भारत के संविधान में, क्या आपको इन तीनों समितियों के कहीं जो अनुच्छेद आपने पढ़े हैं, तो मतलब कोई नहीं होगा। देखिए जो उल्लिखित वित्तीय समितियों में से किसी के लिए भी भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बजाय वे संसदीय परंपराओं और लोकसभा में प्रक्रियाओं का हिस्सा है। ठीक है, इनमें किसी भी समिति का कोई भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो भारत सरकार का जो अधिनियम जो आया था 1919 वाला, उसके तहत 1921 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, मुख्य रूप से जो कैग के लेखा परीक्षा रिपोर्ट की, जो कैग की जो लेखा परीक्षा की रिपोर्ट आती है उसकी ये जांच करती है, मतलब सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, अच्छा, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्ट आया था कौन, 1919 वाला, उसके तहत जो 1921 में बनी थी। अब सॉरी, मैं लोकलेखा की बात कर गया और प्राक्कलन के आगे जो लिख गया, सॉरी, ये लोकलेखा की बात मैं कर रहा था। ठीक है, लोकलेखा की बात कर रहा था। अब प्राक्कलन की अगर बात कर लें हम, तो प्राक्कलन ये संविधान बनने के बाद 1905 में, जो 1950 में मतलब बनी थी। ये क्या होता है, बजट में प्रस्तावित जो व्यय के अनुमानों की जांच करता है और मितव्ययता और दक्षता के लिए उपाय सुझाती है कि कहाँ पे खर्चा कम हो सकता है, कहाँ पे कैसे काम करना है, ये प्राक्कलन समिति का काम होता है। ठीक है,
अच्छा, ये प्राक्कलन जो समिति है ये सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा में 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, सामाजिक उपक्रमों की समिति की बात करें तो ये 1964 में बनी थी। सामाजिक उपक्रमों पर समिति 1964 में गठित की गई थी। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन और कामकाज की ये समीक्षा करती है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। जनजाति सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए? थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो जनजाति सलाहकार परिषद है यह भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची के तहत स्थापित की गई है, ठीक है, 5वीं अनुसूची के तहत। अच्छा, जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें राज्य हैं जैसे कि असम है, मेघालय है, मिजोरम है और कौन सा है, एक त्रिपुरा है। इनको छोड़ के, इनके अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। समझ में आई बात? मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है जनजाति सलाहकार परिषद। अब समझिए क्या है। जनजाति सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, 20 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। अच्छा, और क्या है, इनमें 3/4 यानी कि 15, जो 15 हैं राज्य विधानसभा से अनुसूचित जनजाति के विधायक होने चाहिए, ठीक। हमको यही तो जो कहे तो हमारा आंसर यही हो जाता है 15। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको याद कर लो, जरूरी होता है, ठीक। अच्छा, यदि निर्वाचित एसटी सदस्यों की संख्या 15 से कम है तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित गैर निर्वाचित सदस्यों को आवश्यक संख्या को पूरा करने के लिए नामित किया जा सकता है। ये लाइन बहुत ध्यान रखना, अगर इनकी संख्या 15 से कम है तो नामित भी किया इनको जा सकता है, ठीक। पढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करिए भाई। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। 243D, जो डी है, डी में कहा गया है कि पंचायतों के सभी 3 स्तरों में कौन कौन, गांव और मध्यवर्ती और जिला, इनमें SC, देखिए क्या है, इनमें SC/ST और महिलाएं, फीमेल, इन तीनों के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है? नहीं, जिला योजना समितियां 74वें में आई थी, 74वें में आई थी, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाता है, यानी पहला हमारा सही है। 73वां और 74वां संशोधन 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो 73वां और 74वां संशोधन है, ये जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं इन पर स्वतः लागू नहीं जो होता है, इन पे क्या होता है, स्वतः लागू नहीं होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इन क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आदिवासी जो सलाहकार, जो यहाँ की जो सलाहकार परिषद जो होती है उससे परामर्श भी करने की जरूरत होती है। तो ये स्वतः लागू नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना। तो हमारा आंसर हो जाता है 1 और 3, ऑप्शन में 1 और 3 सी वाला हो जाता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। संवैधानिक अनुच्छेदों को उनकी विषय वस्तु से सुमेलित करना है। देखिए, आर्टिकल 131 है, तो आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। आर्टिकल 143 में क्या होता है, तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति होती है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। आर्टिकल 137 में क्या होता है, तो आर्टिकल 37 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की समीक्षा करना होता है, ठीक है। आर्टिकल 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सभी कानून न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये तो यानी कि हमारा देखो, आर्टिकल जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट याद ही करने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 और 2, मतलब 1 का 2 और B का 1। देखिए, 1 का 2 और B का 1, 1 का 2 और B का 1, यही जो मिल रहा है ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल में कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे रटने हैं, रट लो, जो भी क्लू लगा के रटने हैं वो सब रट लीजिए, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको देखिए, पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत संसद के पास है? हाँ बिल्कुल, जितने बार संख्या बढ़ी है तो संसद के माध्यम से ही बढ़ी है, तो बाकी हमको तो पढ़ने नहीं। भारत के मुख्य के बाद तो गलत, ये जो विधि होना ये भी नहीं, तो भारत के संसद के पास होता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति निर्धारित की जाती है वो संसद द्वारा कानून के माध्यम से की जाती है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति और न्यायपालिका का कोई वो नहीं होता है। संविधान का एक आर्टिकल है 124(1). इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, जितने काम बढ़ता जाता है उतने बढ़ते जाते हैं, बढ़ते गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी क्या है कि जो 2019 का अधिनियम आया था लेटेस्ट, जो इससे संख्याओं वाला, तो जहाँ पे 31 से बढ़ा के 34 कर दी गई थी, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 34 ही है, ठीक है।
बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करिए। एक सेकंड में इसको जरा लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखिए वो कह रहे हैं कि वे न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य हैं। कह रहे हैं कि विचार कीजिए कौन से सही है। देखो डीपीएसपी साफ साफ लिखा है कि ये राज्य की इच्छा पे निर्भर करते हैं। आप जो है इनके सहारे पे न्यायालय नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे काम पाने का अधिकार, अगर आपको काम नहीं मिल रहा आप केस कर देंगे सरकार पे, ऐसा नहीं है। तो ये वे न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, गलत बात है। उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है, बिल्कुल नहीं। सामाजिक कल्याण जो इनका उद्देश्य है। ठीक है, उनमें गांधीवादी और एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, उनमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांत शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो निर्देशक तत्व हैं इनमें गांधीवादी भी कुछ हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग। गांधी जी कुटीर उद्योगों पर बल देते थे, जैसे कि कुटीर उद्योग जो हैं ये गांधीवादी हैं, है ना। जैसे मादक पेय पदार्थों का निषेध, ठीक है, जैसे पोषाहार, है ना, जैसे पंचायतों का गठन। गांधी जी कहते थे ना कि जो निचले स्तर से शुरुआत करो, पंचायतों का गठन 40 में है ना, आर्टिकल 40 में। पोषाहार और मादक पदार्थों का पेय पे जो निषेध है वो 47 में है। ठीक है, जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है वो 43 में है। तो ये क्या है, ये गांधीयन यानी गांधीवादी उससे प्रचलित हैं। अच्छा, बाकी समाजवादी की अगर बात करें तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, आर्टिकल 41, ये समाजवादी की जो विचारधारा है ना। समान काम के लिए समान जो वेतन, आर्टिकल 39, ये समाजवादी है ना। तो ये चीज़ें हो गई, ये वाला सही है हमारा, यानी कि केवल 3 सही है और 3 सही बी में मिलता है हमको। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में संपत्ति का अधिकार अब है एक मौलिक अधिकार नहीं। ये पहले तो था मौलिक अधिकार, लेकिन अब नहीं है। 31 का में था, लेकिन इसको 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा जब आपातकाल लगा था उस टाइम हटा दिया गया, क्योंकि इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था, बहुत मुकदमेबाजी इसमें होती थी। तो अब ये संवैधानिक अधिकार तो है, क्योंकि इसका आर्टिकल अब 300 का में भाग 12 में और 300 का में इसको शामिल कर दिया गया था। तो ये संवैधानिक अधिकार है। हालांकि आर्टिकल 226 के तहत न्यायालय में जा सकते हैं, लागू किया जा सकता है, लेकिन मौलिक जो अधिकारों के समान सुरक्षा जो इनके साथ में नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ जाते हैं। सूची को मिलाना है। देखिए भारत के संविधान की उधार ली गई विशेषताएं और देश। अच्छा, संविधान की स्रोत की यहाँ पे बात कर रहा है, ABCD। आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, तो न्यायिक समीक्षा सबको पता है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती कहाँ से लिया गया है, तो सबको पता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती। ठीक है, गणराज्य की बात फ्रांस से की गई, तो फ्रांस से हुआ है। संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग कर लोगे। अगर नहीं पता था तो इसको याद कर लो सीधे सीधे। ये आप लोग इसको ध्यान से देखना, तो ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है पूरा सिलेबस आपका कवर कराती है। अब यहाँ पे क्या करना था आपको, अगर आपको संविधानों के स्रोत, जो संविधान हमारा है इसका अगर स्रोत नहीं पता है, जो भी हैं 8-10, अगर वो नहीं पता है तो ये आपको जो इंडिकेट कर रहा है कि भाई जाके उसको पढ़िए। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे एक एक टॉपिक को समेटे हुए है, तो इसको ध्यान से देखना। सिर्फ क्वेश्चन देख के उसका आंसर यहाँ पे नहीं करने हैं, यहाँ पे थोड़ा ये भी देखना कि हमारा क्या तैयार है और क्या नहीं तैयार है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे तो आप मिला लोगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए कैबिनेट समितियों के संबंध में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत प्रदान किया गया है। नहीं, संविधान कौन सा कथन सही है, ये तो गलत है। वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया, हाँ ये सही है। अनुच्छेद 77 में क्या होता है कि कार्यभार जो कार्य की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे दी जाती है, ना कि ये कैबिनेट समितियों के संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि कह रहा कि कौन सा कथन सही है, तो यही सही है। वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती हैं। ठीक, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एक ही चीज़ पूछ रहा था। देखिए क्या होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा केवल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है और मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। अच्छा, मतलब कह रहा है यहाँ पे सिद्धांतों में तो है, डीपीएसपी में तो है, लेकिन आपके मौलिक जो कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये तो है, दोनों में है। कृषि और पशुपालन का गठन, हाँ है, देखा जाए तो। एक सेकंड, हाँ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी में इसका वो नहीं है बिल्कुल। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये दोनों में है। तो 1, 2, 4 हमारा हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, समझ में आई बात। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, ये हमारा डीपीएसपी में इसको नहीं दिया गया। देखिए भाग जो 4 है वहाँ पे मौलिक कर्तव्य, सॉरी निर्देशक जो सिद्धांत है वो भाग 4, और भाग 4, एक सेकेंड, क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करिए। लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। हाँ जी बिल्कुल, लोकसभा का विघटन हो जाए या वो त्यागपत्र ही क्यों न दे दें, या उनको संसद के द्वारा जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही क्यों न हटाया जाए। ठीक है,
तो उनको अपना पद तो छोड़ना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्वतः नहीं हटते हैं जब तक कोई दूसरा पद उनको मतलब कोई अध्यक्ष नहीं मिल जाता है। तो ये वाला सही है। दूसरा देखिए, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह तुरंत अपना पद खो देता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर वो नहीं रह जाता है ये तो गलत है। तब भी जब तक कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक वो अपने पद पे रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, इसको ध्यान में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से न्यायोचित अधिकार हैं? देखिए भाई, न्यायोचित अधिकार कौन से हैं? देखिए, तो शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत कौन से न्यायोचित अधिकार है? हाँ बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार न्यायोचित है। काम का अधिकार, आप देखिए काम का अधिकार तो डीपीएसपी में है ना। अब वहाँ पे हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल न्यायालय जा सकते हैं, है ना। ये फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है। यानी कि 1 और 3, यानी कि 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं मानी जाती हैं? इसको ध्यान रखो, बहुत कन्फ्यूज करता है कि नहीं मानी जाती हैं। तो देखते हैं, दोहरी राजनीति बिल्कुल है, मानी जाती है। शक्ति का पृथक्करण, ये भी सही है। मजबूत केंद्र जरूरत नहीं है संघीय के लिए। अखिल भारतीय सेवाओं, ये तो फिर एकात्मक क्यों ले जाएंगे ना, मजबूत केंद्र। अखिल भारतीय सेवाओं की वजह से ये भी एकात्मक क्यों ले जाएंगी? तो देखिए, ये दोनों जो थी जरूरी नहीं है, यानी कि 3 और 4 हमारा आंसर जाता है 3 और 4। अच्छा देखिए, कौन कौन सी होती हैं? तो दोहरी राजनीति होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है, लिखित संविधान भी जरूरी होता है। ठीक है, लिखित संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, और शक्ति का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। ये चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन मजबूत केंद्र जरूरी नहीं है। और अखिल भारतीय सेवाओं की भी जो उपस्थिति विशेषता इसकी नहीं मानी जाती, मतलब विशेषता इसकी नहीं मानी जाती, बाकी तो जरूरी सब होती ही हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत ज़्यादा व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। संसद में कोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, इसे कुल सदस्य के 1/4 के रूप में परिभाषित किया जाता है। नहीं, 1/10 होता है ये। ठीक है, चौथाई नहीं होता है, 1/4 नहीं होता है, यानी ये वाला तो गलत हो गया। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। पीठासीन अधिकारी को भाई, जब देखिए, जब 50 भी सदस्य नहीं जाएंगे तो सदन तो क्या चलेगा, तो सीधी बात निलंबित कर देता है। पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल गिना जाता है। वो होता तो सदस्य का वो जो उसी का सदस्य होता है, यानी कि 3 और 4 सही हैं। तो 3 और 4 कुछ गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। सॉरी, 3 और 4 नहीं, 2 और 3, हाँ 2 और 3 ये सही है। 3 ही तक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। इसको अगर विस्तार से हम देख लें तो जो कोरम होता है, कोरम सदन के संचालन करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या की बात कहता है। संविधान का आर्टिकल है 100 का 3, और ये संविधान के आर्टिकल 103 के अंतर्गत आता है। संसद की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोरम कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा है। दोनों जगह संसद की बात कर रहा हूँ, 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10। ठीक है, न कि 1/4, तो यानी कि ये बात तो गलत हो जाता है। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 545, तो कोरम के लिए 55 होने जरूरी हैं, वरना वहाँ पे सदन नहीं चलेगा। और राज्यसभा में 245 होते हैं, तो यहाँ 25, राज्यसभा में कितने? राज्यसभा में 25 सदस्य होना अनिवार्य हैं। ठीक है, यदि किसी भी समय कोरम पूरा नहीं होता है तो पीठासीन जो अधिकारी होता है या अध्यक्ष सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर सदस्य ही पूरे नहीं है, 55 भी नहीं है, तो क्या ही चलेगी, है ना। अच्छा, पीठासीन अधिकारी को कोरम की कुल संख्या में शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। संघ और लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसको? तो राष्ट्रपति को करता है। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यूपीएससी भारतीय संविधान के आर्टिकल जो होता है 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, संवैधानिक निकाय है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, संवैधानिक है ना, विधिक और गैर संवैधानिक। विधि बना के जिसको किया जाए वो विधिक हो जाएगा, संविधान में जिसका उल्लेख है वो संवैधानिक हो जाएगा, जिसकी न विधि बनाई गई है न संविधान में उल्लेख है वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, जैसे नीति आयोग। ठीक ना, इसको ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक, तो 315 के तहत ये संवैधानिक निकाय है यूपीएससी, और यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है, जिसकी हम आप सब तैयारी करते हैं सेंट्रल लेवल के लिए। ठीक ना, राज्य में ऐसा जो स्टेट पीएससी होता है। ठीक, आर्टिकल 323 भी एक आर्टिकल है, 323 के अनुसार यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत जो करता है। तो ये वाला जो है वार्षिक रिपोर्ट, ये आर्टिकल 323, इसको भी याद रख लो। 315 में इसकी स्थापना की गई थी, और 323 में ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति को हर वर्ष ये अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भाई कहते हैं, वे भारत के सभी नागरिक, सही है, और विदेशियों पर लागू होते हैं। नहीं, विदेशियों, हम किसी दूसरे से कर्तव्यों की कोई उम्मीद थोड़ी करते हैं, वो तो अपने लोगों से होती हैं कि उनके कुछ कर्तव्य हमारे प्रति हैं। तो विदेशियों से लागू, तो ये गलत हो जाएगा। वे कानून की अदालतों द्वारा लागू किए जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अदालतों में मौलिक कर्तव्य उसके आधार पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 3। ठीक, देखिए क्या है, जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग 4 का, ठीक है, के तहत आर्टिकल 51 का में निहित है। ध्यान रखना, भाग कौन सा है, भाग 4 का है, आर्टिकल क्या है, 51 का है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, जिसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, ये जो आर्टिकल हुआ था, संशोधन हुआ था, ये 1976 में जब इंदिरा गांधी जी सरकार में थी, आपातकाल था, उस टाइम ये हुआ था। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्या है, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं, ये ध्यान रखना, विदेशियों पर नहीं होते हैं। ठीक, और देखो क्या है कि खैर छोड़ो, और मौलिक कर्तव्य जो न्यायोचित नहीं होते हैं, ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि संसद उन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना, बना सकती है कानून। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम है तो लागू, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारत में जनहित याचिका PIL की अवधारणा सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। बढ़िया ऑप्शन, लाचिस के सिद्धांत से, लोकस स्टैंडी की अवधारणा से, लोकस स्टैंडी की अवधारणा से। ठीक है, देखिए जो जनहित याचिका है PIL की अवधारणा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय न्यायिक पहुंच में एक क्रांति ला दी थी। एक न्यायिक जो अप्रोच था उसमें क्रांति जो आ गई थी। एक जस्टिस थे, कौन थे, PN भगवती, इनकी देन है ये। ठीक है, और एक और थे जिनका नाम नहीं ज़्यादा जो आता है, ये थे VR कृष्ण अय्यर, ये भी इनके साथ में थे। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में PIL को हम लोग जानते हैं। देखिए, पारंपरिक जो कानूनी जो मानदंडों के तहत, विशेष रूप से लोकस स्टैंडी के सिद्धांत के तहत, केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता था। देखो क्या था, जैसे कि हमने देखा कि कोई किसी गरीब पे या किसी पे कोई अत्याचार हुआ है, लेकिन उसकी ये कंडीशन नहीं है कि वो जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके। हम देख रहे हैं तो भाई हमसे क्या, जैसे किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, अब जो उसका दावेदार, कोई उसका वो नहीं है कि वो जाके वो न्याय मांगे, लेकिन कोई दूसरा नहीं जा सकता था। यही चीज़ लेके आए कौन, PN भगवती, कहा कि कोई भी जा सकता है, यहाँ तक कि स्वयं अगर न्यायपालिका चाहें तो वो भी अपने आप दर्ज कर सकती है शिकायत। तो ये क्या था, पीड़ित व्यक्ति ही अदालत का खड़ा। जनहित याचिका ने जो है इस नियम को शिथिल कर दिया, जिससे किसी भी जनहितैषी नागरिक को आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोगों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति मिल गई। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल गया था, देखिए फौजदारी में ऐसा कम ही होता है, या बाकी जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मारपीट या हत्या में थोड़ा सा कम, बाकी अब वो भी है। ठीक है, तो PIL आमतौर पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में दायर की जाती है, कौन कौन से, सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत और उच्च न्यायालय में 226 के तहत वही अपीलीय अधिकार। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे। देखिए अच्छा, जैसे पर्यावरण के कोई क्षेत्र है, मानवाधिकार की कोई बात है, बंधुआ मजदूरी है, कैदियों, महिलाओं, बच्चों, इनके संबंध में ज़्यादा PIL देखने को मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या, लोकस स्टैंडी के उदारीकरण से जुड़ी हुई ये बात है, ये अब इसको ध्यान में रखना। ठीक, कौन, PN भगवती थे, क्या होता है, सब आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 22, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, चुनाव विवाद से संबंधित मामलों में इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियाँ हैं, तो बिल्कुल हैं, अर्धन्यायिक शक्तियाँ तो हैं। ठीक है, जो भारत का जो चुनाव आयोग है, अभी इससे पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं, 324 में इसका उल्लेख है। 324 के तहत संवैधानिक निकाय है जिसका काम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। अर्धन्यायिक शक्तियाँ जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जो इसके तहत इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियाँ हैं। जैसे कौन कौन सी हैं अगर देखा जाए तो, राजनीतिक जो दल होते हैं और चुनाव प्रतीकों का आवंटन और मान्यता यही देता है, आचार संहिता यही लागू करता है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आचार संहिता होती है ये लागू कौन करता है, तो भाई चुनाव आयोग करता है। दूसरा है, यह दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामले में निर्णय लेता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष, दल बदल विरोधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में है, इसके तहत अयोग्यता के मामले से संबंधित विधायिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी वहाँ पे हो द्वारा तय किए जाते हैं, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में